हमारे सम्मानित मंच, हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे देश की आन बान और शान, हमारे पूर्व सैनिक भाई जो अलग अलग जगह से सैकड़ों की तादाद में आपके बीच में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और सामने बैठे जिस तरह से राहुल गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हमारे बब्बर शेर और बब्बर शेरनियां हमारे कार्यकर्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस जय हिंद सभा के अंदर। और हमारे प्रेस के मेंबरान, आपको एक सैनिक का सलाम। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर 26 बेगुनाह लोगों को चुन चुनकर 40 मिनट तक मारा जाता है और उसके बाद 1.5 घंटे तक ना कोई रसद, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई रीइंफोर्समेंट और ना ही कोई उनको हॉस्पिटल ले जाने का बंदोबस्त। बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक वाकया हमारे देश ने देखा और उसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो रोष पैदा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इसके बाद फैसला किया। अगले दिन ही खड़गे जी ने बेंगलोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 24 तारीख को CWC की मीटिंग को बुलाया गया और एक फैसला किया गया, एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि हम देश की सेनाओं के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं और इन पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और उनके जो आका कहीं भी बैठे हुए हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करने की जरूरत है। उसके लिए जो देश की सरकार और देश की सेना करना चाहेगी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उसके साथ है। यह था पूरा एकजुट भारत देश, 146 करोड़ लोग, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष भारतीय सेना और सरकार के साथ था। और साथियों, उसके बाद 6 और 7 की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। हमारी सेनाओं ने बेहतरीन काम किया और क्या प्रिसीजन का अटैक किया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। यह है हमारे भारत की सेनाएं। पाकिस्तान के अंदर 150 से ज्यादा आतंकी ठिकाने हैं, स्टेजिंग एरिया हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं। अगर भारत सरकार हमारी सेनाओं को 150 के 50 ठिकानों को बर्बाद करने के लिए आदेश देती तो हमारी सेनाएं वो भी पूरी तरह से मुकम्मल करती। लेकिन सरकार चूक गई, सेना तैयार थी, सेना ने बहुत बेहतरीन काम किया और जिस तरह से देश का माहौल बना, उस माहौल के अंदर पूरे देश के 146 करोड़ लोग ये देख रहे थे कि हमारी सेनाएं कब पाकिस्तान के अंदर जाएंगी और पाकिस्तान के टुकड़े करेंगी। साथियों, 10 तारीख को अचानक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया जाता है। हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी, हमारी सेनाओं को एडवांटेज था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके टुकड़े करने का मौका था। यह मौका भी था, समय भी था, दस्तूर भी था, लेकिन हमारी देश की सरकार कमजोर पड़ गई और यूएसए से 10,000 किलोमीटर दूर से जो हमारे को सीज फायर करने के लिए उन्होंने मजबूर किया हमारी सरकार को। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे हमारे 56 इंच सीना रखने वाले मोदी जी झुक गए, कमजोर पड़ गए, देश की सेनाओं के पांव को पीछे खींच लिया। यह हमें मंजूर कतई नहीं था। आपको था यह मंजूर? एक दिन पहले रात को टीवी चैनल, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, किसी चैनल ने तो भारतीय सेनाओं का कब्जा
कराची पर, लाहौर पर और इस्लामाबाद कर दिया। लेकिन मोदी जी, आपने देश की सेनाओं का मनोबल कमजोर करने का काम किया और देश के 146 करोड़ लोगों का सपना तोड़ दिया। ये सपना जब 1971 के अंदर यही हालात थे तो हमारी आयरन लेडी, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी की जोड़ी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। आज हिंदुस्तान की सेना 54 साल बाद वर्ल्ड की बेहतरीन सेना थी। भारत देश चौथी बड़ी इकोनॉमी था और पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने की ताकत रखता था। तो मोदी जी, आपने देश के साथ ये गद्दारी की और देश के सपने को तोड़ने का काम किया। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। इसके साथ साथ अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है तो इसलिए आंकलन करने का समय है। इस दौरान हमने क्या खोया और क्या पाया। ऑपरेशन सिंदूर जब तक चला, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपनी देश के साथ और सेनाओं के साथ थी। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है, तो आज सवाल उठते हैं और सवाल करने की जिम्मेदारी एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी बनती है। और वो सवाल हम उठाएंगे कि 22 अप्रैल को बैशरन घाटी के अंदर, पहलगाम के अंदर जो घटना घटी, उसके अंदर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। उस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर के जिम्मेदार कौन? सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर की है और सेंटर से मिनिस्ट्री ऑफ होम की है, क्योंकि J&K आज यूनियन टेरिटरी है। तो पूरी तरह से जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, जो पुलिस, पैरामिलिट्री, सब कुछ उनके अंडर थी। लेकिन वो चूक गए। जहां 3-3 हजार लोग आदमी वहां पर रोज आ रहे थे, वहां पर ना तो एक पुलिस की पिकेट थी, ना कोई पोस्ट थी, ना कोई डिप्लॉयमेंट थी, ना कोई उनके पास SOP था, कुछ भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ी एक चूक थी। और आपको ये बताना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाओगे तो बात करनी पड़ेगी आपको कि 6, 7, 8 अप्रैल को अमित शाह जी ने कश्मीर की सिक्योरिटी का जायजा लिया था और कहा था पूरे देश को सब कुछ ठीक ठाक है। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर में जाना था, लेकिन सिक्योरिटी कारणों की वजह से उनकी यात्रा को रद्द कर दिया जाता है, दौरा रद्द कर दिया जाता है। और उसके 5 दिन बाद पहलगाम का आतंकी घटना हो जाती है। तो इसका मतलब सिक्योरिटी में कमी थी, इंटेलिजेंस की चूक थी। और वह अगर प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द कर सकते थे तो इसका मतलब इंटेलिजेंस इनपुट्स उनके पास थी और उन्होंने ग्राउंड के जो सोल्जर्स थे, यूनिट्स थी, डिप्लॉयमेंट थी, उन तक पास नहीं किया। तो इसका जिम्मेदार कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम, अमित शाह जी, आप इसके डायरेक्ट जिम्मेदार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K का पूरी तरह से इसका जिम्मेदार है। DG पुलिस J&K का जिम्मेदार है। DG CRPF, BSF जिनकी जिम्मेदारी थी, वो पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। यह इलाका फौज के अंडर नहीं आता है, इसलिए बताना पड़ेगा आप लोगों को सबको कि यह फौज का कंट्रोल नहीं था। पिछले 4-5 साल से फौज से यह सिक्योरिटी का कंट्रोल ले लिया गया है और अब पैरामिलिट्री, जो कि डायरेक्टली अमित शाह जी के अंडर है, उसको दे दिया गया है और अमित शाह जी इसके डायरेक्ट जिम्मेदार बनते हैं। हम आज आपके बीच में से उनका इस्तीफा मांगते हैं कि अमित शाह जी, आपको तुरंत प्रभाव से जिम्मेदारी लेते हुए खुद भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आपके DG BSF को, CRPF को, इंटेलिजेंस के चीफ्स को, रॉ को, IB को, NTRO को, जो महक में इसके अंदर इन्वॉल्व थे, सबका इस्तीफा हम उनका मांगते हैं। फौज में कोई भी चीज हो जाती है तो कोर्ट मार्शल होता है।
तो किसका कोर्ट मार्शल हुआ? अमित शाह जी, आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मोदी जी, कहना चाहता हूं कि आप अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो कर्ता धर्ता है अमित शाह जी, उनका कोर्ट मार्शल करिए। 56 इंच का सीना है तो कोर्ट मार्शल करिए, और सभी सुरक्षा की चूक वालों का कोर्ट मार्शल करिए, तब हम मानेंगे कि आपका सीना वाकई में 56 इंच का। इसके बाद यह घटना अंजाम हो जाती है, और घटना अंजाम होने के बाद 4 जो आतंकी जिन्होंने किया था यह घटना, वो कहां है आज तक किसी को पता नहीं। इसी तरह से पठानकोट हमला हुआ था एयरबेस के ऊपर, पुलवामा का हमला हुआ था 2019 के अंदर, और आज पहलगाम हुआ। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, किसका क्या हुआ कोई खबर नहीं। आज हम इतिहास के पन्नों में इसको नीचे नहीं जाने देंगे, दफन नहीं होने जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जय हिंद सभाओं के जरिए सवाल उठाएगी कि कहां है पठानकोट के कर्ता धर्ता, कहां है पुलवामा के कर्ता धर्ता, और कहां है ये पहलगाम के कर्ता धर्ता। पूछेंगे, सवाल पूछा जाएगा। इसके साथ साथ देश ये भी सवाल करेगा कि ये जब भारत देश जीत रहा था, सेनाएं जीत रही थी, तो आपने उनको पीछे क्यों बुलाया? किसी भी सेना की लड़ाई के 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और एक होता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के अंदर सेना 100% पास, 9 आतंकी ठिकाने उन्होंने ध्वस्त किए, 11 एयरफील्ड उनकी ध्वस्त की, पाकिस्तान के जो ड्रोन आ रहे थे उनको पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। तो सेना पूरा 100% पास। लेकिन पॉलिटिकल राजनीतिक ऑब्जेक्टिव के अंदर मोदी जी, आप और आपकी सरकार पूरी तरह से फेल है, जिसके लिए आपको बताना पड़े, सब जगह पे अपने डेलीगेशन भेजकर बताना पड़े कि भाई ये क्या कुछ हुआ था। इंदिरा गांधी जी को कुछ नहीं बताना पड़ा था, वो सिर्फ इस लड़ाई शुरू होने से पहले रिचर्ड निक्सन के पास गई थी कि आप पाकिस्तान को रोक लीजिए। लेकिन रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि अगर आप हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर तो हम बीच में आएंगे। तो इंदिरा गांधी जी मीटिंग छोड़कर आ गई, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसिंगर ने कहा कि मैडम आप थोड़ा हार्श नहीं हो गई हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। तो इंदिरा गांधी जी ने उस समय कहा था कि हम डेवलपिंग नेशन हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी आज भी कायम है, हम अपने फैसले लेने की ताकत खुद भी रखते हैं। और अब वो जमाना चला गया जब 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए आका या कोई देश हमारे देश के फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हम अपनी सरहदों की रक्षा खुद कर सकते हैं और खुद करेंगे। और उसके 1 महीने बाद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर युद्ध किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन मोदी जी आप वो भी कर नहीं सके, आप देश की सेंटिमेंट्स को नहीं पहचान पाए। और ये जो 56 इंच का सीना है, उसके पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर पड़ गई, झुक गई, जो हमें मंजूर नहीं है, 146 करोड़ देशवासियों को मंजूर नहीं है। इसके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा कि मैंने इन दोनों देशों को बुलाया और कहा कि आप दोनों महान देश हो, दोनों प्रधानमंत्री हो, आपके बीच में जो कश्मीर का मुद्दा है जिस पे आप लड़ रहे हो, 1000 साल तक भी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, अगर मैं मदद कर पाया तो मैं कर दूंगा। ये कोई कश्मीर का मुद्दा नहीं था, ये टेरर का मुद्दा था, टेरर के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे। और ट्रंप ने दोनों देशों को बराबर तोल दिया है कि पलड़े के अंदर पाकिस्तान का और हमारा आपस में कहां मुकाबला। पाकिस्तान तो आईएमएफ से 33,000 करोड़ का लोन लेने के लिए भीख मांग रहा था, और यहां पर हिंदुस्तान में पीएम केयर फंड के अंदर आप जैसे लोग 1 लाख करोड़ रुपया तो वैसे ही दान दे देते हैं। क्या हम पाकिस्तान के बराबर हैं? नहीं है। हिंदुस्तान की सेना उनसे कई गुना मजबूत, हिंदुस्तान 4थी बड़ी इकोनॉमिक पावर है। हम
बराबर नहीं हो सकते। पाकिस्तान वर्ल्ड में आतंक फैलाने वाला देश, एक रोग कंट्री, एक आतंकवाद फैलाने वाली उनकी सेना है। हम जिम्मेदार विपक्ष है, हम जिम्मेदार देश हैं, हम जिम्मेदार यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के दावेदार हैं। हमें मंजूर नहीं, मोदी जी आपको मंजूर होगा, झुकना मंजूर होगा, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और भारतीय सेना की विचारधारा सर्वधर्म समभाव और कभी नहीं झुकेंगे, इस विचारधारा के हैं। स्वाधीनता संग्राम से लेकर लड़ाई लड़ी और आज तक खड़े हैं और बैकबोन मजबूत है, रीढ़ की हड्डी मजबूत है। तब भी हमने कर दिखाया था आजादी की लड़ाई में और आज भी कर दिखाया है। और अगर आप नहीं कर सकते तो दिल्ली की गद्दी छोड़ो, कांग्रेस पार्टी आने को तैयार है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम पाकिस्तान के कई कई टुकड़े करेंगे। आपका इतिहास है माफी मांगने का। आजादी की लड़ाई में माफीनामा दिया करते थे आपके लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग जेल भरा करते थे, अपनी गर्दनें कटाया करते थे, आंदोलन किया करते थे, डांडी मार्च किया करते थे। ये नेहरू गांधी जी की जो दी हुई, पटेल जी की, सुभाष चंद्र बोस की, मौलाना आजाद की, ये दी हुई विचारधारा के साथ चलने वाली पार्टी है। हम ना डरते हैं ना डरेंगे और ना ही हम, देखिए, हम कहना चाहते हैं एक और बात कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग जरूरी है तो जंग ही सही। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी चीज के लिए तैयार है। मोदी जी रास्ता छोड़िए, हम आने को तैयार हैं। इसके बाद सवाल हैं बहुत सारे, आप लोगों के जहन में होंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि जय हिंद सभाओं के जरिए हम देश की सेनाओं के शौर्य, वीरता, पराक्रम को नमन करेंगे, पूरे देश भर में जाएंगे और उनको सलाम करेंगे, उनके काम को सलाम करेंगे, देश की सेनाओं को सराहेंगे। लेकिन साथ साथ यह भी बताएंगे देश को कि सेनाएं मजबूत थी, हैं और रहेंगी। लेकिन यह भी साथ साथ बताएंगे कि कहां चूक हुई, कहां कमी रही। इनके मंत्री कहते हैं कि देश की सेनाएं मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश का बोलता है, शर्म आती है। ये भारतीय सेना है, ये सिर्फ दो जगह अपने शीश झुकाती है। एक शीश झुकाती है देश के संविधान के तरफ और दूसरा भगवान के चरणों में शीश झुकाती है। ये दुश्मन के शीश झुकाने वाली सेना किसी भी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है, ये बीजेपी की नहीं, ये आपकी, हमारी 146 करोड़ लोगों की सेना है। हमें उस पर गर्व है, नाज है। इसके साथ जिस तरह से सीज फायर के बाद कुछ बातें, घटनाएं बीच में आई। पहली बात कि जो हमारे विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री बोलते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, स्टार्ट होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर के 1:05 पे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था। हमने पाकिस्तान को बता दिया था, आगाह कर दिया था कि हम आ रहे हैं, हम उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करें। अरे ऐसा कहां होता है? सेना अपना काम, अपने कार्रवाई, अपने ऑपरेशन को सीक्रेट रखती है। सरप्राइज, सीक्रेसी, शॉक एक्शन, यही किसी भी ऑपरेशन की सक्सेस होती है। आपने तो, जो हमारी सेनाएं सामने लड़ रही थी, पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर जो गोलाबारी कर रहे थे, आपने तो उन सेनाओं का मान सम्मान भी नहीं रखा और आपने उनको, सेना जो लड़ रही थी उसके पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी, आपसे हम सवाल करते हैं कि क्यों ऐसा आपने उनको मुखबरी की, और इस मुखबरी के कारण हम सवाल पूछते हैं कि उस मुखबरी के कारण 6 और 7 की रात को जो हमारे अटैक्स हुए थे, उसके अंदर हमें क्या नुकसान हुआ इस मुखबरी के कारण। पाकिस्तान के रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम, तमाम तरह की चीजें उन्होंने ओपन कर दी थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हम आ रहे हैं।
ऐसा ना देखा और ना सुना। हम इसको सवाल को उठाएंगे और उसको पूछ रहे हैं और पूछेंगे। साथियों, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने सिंगापुर में एक चैनल को बताया, बात करते हुए कहा कि हमें कुछ नुकसान हुआ, शुरुआती नुकसान हुआ, और उसके बाद हमने 2 दिन बाद अपनी जो रणनीति थी उसको बदला और हम 10 तारीख को बहुत एडवांटेजेस की पोजीशन के ऊपर थे। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने 6 और 7 की रात को उनको मुखबरी करी, और 6 और 7 की रात को सीडीएस कहते हैं कि हमें नुकसान हुआ। तो इसका मतलब इस देशद्रोह की जिम्मेदारी किसकी है? ये मोदी सरकार की है, जो कहते थे कि टेरर और टॉक्स नहीं हो सकते। हमारी सेनाएं लड़ रही थी, पाकिस्तान ने टेरर पहलगाम में फैलाया था, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे ऑपरेशन से इमीडिएटली पहले पाकिस्तान के लोगों से बात कर रहे थे। ये कहां का इंसाफ? नहीं चाहिए हमें ऐसा इंसाफ। सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। ये राजनीति कर रहे हैं। नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर हमारी महिलाओं की ताकत होता है, उनकी हिम्मत होता है, और पुरुषों का ये रक्षा कवच होता है। इस रक्षा कवच को पहनकर हमारे सैनिक सरहदों पर जाते हैं और 146 करोड़ लोगों का जो विश्वास अपने दिल में लेकर जाते हैं, तो वहां पर वो लड़ाई लड़ते हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं से ज्यादा कौन जानता है? इस देवभूमि से ज्यादा कौन जानता है? इस वीर भूमि से कौन ज्यादा जानता है, जिन्होंने हजारों की तादाद में कुर्बानियां दी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर का भी इन्होंने सौदा कर दिया। ट्रंप कहते हैं हम सौदा करते हैं, पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ सौदा करते हैं। सिंदूर का सौदा हमें मंजूर नहीं मोदी जी। अब प्रोग्राम चालू करते हैं, कहते हैं कि सिंदूर लेकर जाएंगे। हमने उसकी ऑपोजिशन करी है, और हम ये बताना चाहते हैं जय हिंद सभाओं के जरिए कि ये गलत काम मत करिए, राजनीति मत करिए। सेना राजनीति करने की जगह नहीं है। सेनाओं को काम करने दीजिए। आप उनके ऊपर राजनीति ना करिए, उनके कंधों पर रखकर बंदूक ना चलाइए। और जिस तरह से आपकी सेनाओं ने अच्छा काम किया है, आने वाले समय के अंदर उनको इस्तेमाल करना हो, अगर आप नहीं कर सकते तो हम करने को तैयार बैठे हैं। साथियों, बहुत सारे और सवाल हैं। मेरे ख्याल से काफी समय हो रहा है और आप लोगों को भी जाना है और कई और वक्ता भी है। तो मैं ये आपके जरिए ये कहना चाहूंगा बड़ी क्विकली कि कश्मीर ये मुद्दा नहीं था। कश्मीर को बीच में ले आए ट्रंप। ये बायलैटरल मुद्दा था। इसका बायलैटरल मुद्दे को आपने कैसे इसका इंटरनेशनलाइजेशन कर दिया, ये हमें मंजूर नहीं मोदी जी। आपने 25 जो एनडीए की स्टेट्स थी उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनसे बात की, लेकिन आपने हमारे जो इंडिया गठबंधन की जो मुख्यमंत्री थे उनको बुलाकर उनसे बात करने का काम नहीं किया, क्योंकि वो आपसे सवाल करते और आपके पास आप अपने सामने सिर्फ वो 25 जी हजूर अपने सामने बिठाकर उनसे बात करना चाहते थे, मन की बात करना चाहते थे। लेकिन आपने 3 कांग्रेस के और बाकी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया। ये सवाल पूछेंगे। आपने जो पीआर एजेंसियां अपनी छोड़ रखी हैं जिस तरह से, और जिस तरह से राजनीतिकरण कर रहे हैं, सेना का राजनीतिकरण ना हमने कभी किया, ना कभी हमने 1971 के बाद कभी वोट मांगी। आपने पुलवामा के बाद जरूर वोट मांगी थी, और इस बार भी 22 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को राहुल गांधी जी और आप दोनों विदेश दौरा रद्द करके गए। और कहां आप राहुल गांधी जी से अपनी कंपैरिजन करेंगे? राहुल गांधी जी ने आते ही सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, खड़गे जी ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई, रेजोल्यूशन किया, और आप अगले दिन बिहार में जाकर वोट मांग रहे थे। राहुल गांधी जी कश्मीर गए, जितने घायल लोग थे उनसे मिलने के लिए कश्मीर गए। उसके बाद लेफ्टिनेंट विनय नारवाल उनके परिवार के पास गए, मैं भी उनके साथ गया वहां पर। शुभम तिवारी के घर वहां पे गए यूपी के अंदर, और जो विक्टिम्स थे उनके घरों में जाने का काम कर रहे हैं। पुंछ राजौरी में गए, जो लोग वहां पे घायल हुए। तो ये सब जगह गए, लेकिन आप
आप कहीं नहीं गए, आप सिर्फ राजनीति कर रहे थे, और राजनीति हम होने नहीं देंगे। ये हमारा फैसला है। और जय हिंद सभाएं जिस तरह से हमने की हैं, इस तरह की जय हिंद सभाएं अभी पहले 16 राज्यों में 16 जगहों पे हुई हैं। अब इस जय हिंद सभा को हम हर जिले में, हर ब्लॉक में लेकर जाएंगे और इन सवालों से लोगों को अवगत कराएंगे। और इसके साथ हम आखिरी चीज और डिमांड करते हैं कि मोदी जी तुरंत प्रभाव से ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाइए। देश जानना चाहता है क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या खोया, क्या पाया, क्या लेखा जोखा हुआ, तो ये सब जानना चाहता है तो पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए। 1962 में जब लड़ाई हो रही थी तो उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार के सांसद थे। उन्होंने नेहरू जी से कहा कि स्पेशल सत्र बुलाया जाए। नेहरू जी ने लड़ाई के दौरान 23 अक्टूबर 1962 को ये स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाया। आज आपको पार्लियामेंट सेशन बुलाने की जरूरत है। कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध जैसे ही खत्म हुआ 3 दिन बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। आज इस युद्ध को खत्म हुए तकरीबन 22 दिन होने वाले हैं और आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई रिव्यू कमेटी नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं, कोई स्पेशल सेशन नहीं। तो यह 56 इंच का सीजा आप अपने बीजेपी वालों के सामने दिखा सकते हो। कांग्रेस पार्टी रीढ़ की हड्डी रखने वालों से बात करती है, आपसे गुजारिश करती है कि आप इन डिमांड्स के ऊपर काम करें। और आप गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल और कुमाऊं के लोग जो यहाँ पर आए हैं, आप लोगों से मेरा एक और नाता है कि मेरी जो पहली यूनिट थी वो गढ़वाल रेजिमेंट थी। तो मैं जय बद्री विशाल का नारा लगाना चाहूंगा। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। और इस जय हिंद सभा का एक स्लोगन हमने दिया है। आपसे सिर्फ आखिरी ये स्लोगन जरूर बोल दीजिए। मैं बोलूंगा सेना के सम्मान में, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, हम बोलेंगे सेना के सम्मान में, आप बोलेंगे कांग्रेस सदा मैदान में, कांग्रेस सदा मैदान। सेना के सम्मान में कांग्रेस सदा मैदान में, सेना के सम्मान में कांग्रेस सदा मैदान में, सेना के सम्मान में कांग्रेस सदा मैदान में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड।